नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने बहुत बहुत प्यार दिखाया चैनल को, कम से कम 100 सब्सक्राइबर पूरा किया आपने। इसके लिए मैं बहुत आभार रहूंगा आपको। और ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके प्रति मेहनत करते रहेंगे। आप 2026 में एग्जाम देंगे तभी सपोर्ट करिएगा, और 2027 में एग्जाम दे रहे वाले बच्चों के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। फुल दम सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा और आपकी तरफ से भी फुल सपोर्ट रहेगा। दोनों मिलकर एकदम एग्जाम को गर्दा उड़ा देंगे। तो जैसे कि आप देखे हो कि फिजिक्स के इतना दर्दनाक तरीका यानी बेहतर तरीका से हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बहुत बवाल तरीका से। ये दोनों जैसी हमारे जैसी आधा खत्म होते ही तुरंत हम हिंदी स्टार्ट कर देंगे। ठीक। तो आप हम बताना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स के हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, इमेज के बारे में पढ़े थे। इमेज नहीं, दर्पण के बारे में पढ़े थे। तो बताइए दर्पण कितने प्रकार का होते थे? तो बोलेंगे भैया दर्पण दो प्रकार के। एगो प्लेन मिरर, ठीक, एक समतल दर्पण होता था। एगो स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण होता था। तो बताइए, हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे कि समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवृत्ता सतह किसी खोखले गोल का एक भाग होता है, जिससे प्रकाश के 100% परिवर्तन करता है। 100% मतलब 100% में 100% परिवर्तन करते क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसी के बारे में पढ़े भैया, पढ़ाए थे आप कि समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, पूछे समतल दर्पण के गुण बताए। हाँ, बताए थे कि समतल दर्पण में कुछ होता है पार्श्व परिवर्तन, और पार्श्व परिवर्तन कुछ होता है उल्टा होता है। समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन कुछ उल्टा उल्टा होता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कुछ बनता है समान, यानी वस्तु के आकार के ही बनता है। और सदैव कुछ बनता है सीधा बनता है। इतना भी बताए थे। ठीक, कि समतल दर्पण की इतना भी तो बताएं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होता है अनंत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम बताए बताए थे, बताइए कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे? आपने बताया बताए थे कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग चेहरे देखने के लिए करते हैं। बात तो सही है, घर में हम लोग उपयोग करते थे, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, चेहरे देखने के लिए उपयोग करते हैं। और जो पनडुब्बी जहाज होता है ना मेरे दोस्त, जो पनडुब्बी जहाज, जो पानी में जो जहाज होता है, वो 15 डिग्री पर इसका उपयोग किया जाता है। किसको? समतल दर्पण का उपयोग करता है। और काल्पनिक, सीधा और आभासी प्रतिबिंब असमान आकार के प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे प्लेन मिरर खत्म हो गया, तो दूसरा टॉपिक होती है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या है। चलिए हम लोग गोलीय दर्पण की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कुछ है, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय गोलीय दर्पण क्या है? ये हमारा टॉपिक आज का क्वेश्चन यही है। बताइए गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? तो बताएंगे गोलीय दर्पण क्या है। बोलेंगे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को उस दर्पण को दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह जिसका जिसका प्रवर्तक सतह सतह किसी बड़े खोखले गोले का किसी किसी बड़े खोखले खोखले गोले का खोखले गोले का एक एक भाग होता होता है, और और किसी एक सतह यानी किसी एक किसी एक सतह कलई किया हुआ। कलई किया मतलब समझते मेरे भाई, पेंट किया हुआ। कलई किया हुआ हुआ हो, जिससे कुछ हो नियमित परिवर्तन पढ़ा है। परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समतल सतह पड़ती है तो पढ़ने के बाद उसी दिशा में लौटते किस घटक क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, आपको बताना है। तो सतह का कलई किया हो, जिससे कुछ हो जिससे जिससे प्रकाश की किरण के जिससे प्रकाश के किरण को जिससे प्रकाश के किरण का नियमित नियमित परावर्तन हो परावर्तन
परिवर्तन हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? अब डिफिनेशन से आता बोला है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह किसी बड़े खोखले गोला का एक भाग होता है, ठीक। और किसी एक सतह होगा ना, कलई किया हो, कलई मतलब पेंट किया हो, जैसे हम बताए समतल दर्पण जो पीछे पेंट किया जाता है, अगर समतल दर्पण को जैसे पेंट ना किया जाएगा तो वो कांच आएगा। अब बताए थे कांच को कैसे प्राप्त करते हैं? जब रेत, कैल्शियम और सोडियम को कितना डिग्री पर गर्म करते हैं? तो 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते कुछ प्राप्त होता है, हमारा कांच प्राप्त होता है। ये सब तो बताए थे हम लोग पिछले वीडियो में, यानी पाठ पाठ हम लोग पढ़ाए थे 5 में फिजिक्स में। तो कल जिससे हम प्रकाश की किरण को होता है नियमित परिवर्तन, यानी लगातार परिवर्तन हो, तो परिवर्तन हो उसी घटना क्या कहते हैं? यानी गोलीय दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये है गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर है, समझिएगा। किसी एक सतह कलई किया हुआ मेरे भाई, देखिए ई वाला सतह कलई किया हुआ, या तो इधर करिए या तो इधर कीजिए, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब समझाते पहले बताइए, गोलीय दर्पण का डायग्राम पार दिए पहले ही से, आपको समझा देते। देखिए ये गोलीय दर्पण से यहाँ से सबसे पहले जो ई वाला जो पूरा पार्ट है गोलीय दर्पण है, और यहाँ से जो लाइन खींचे ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष प्रधान अक्ष कहते हैं। तो पूछा मुख अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है? तो बोले गोलीय दर्पण से गुजरने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण से गुजरने वाली रेखा या ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब समझिएगा, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष समझ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पर जो बीच में कुछ दिया, केंद्र दिया, केंद्र कुछ इस बीच में जो सेंट्रल केंद्र होता है ना, तो केंद्र इसको कहते हैं वक्ता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना मेरे भाई? तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, हम लिख देंगे, ठीक। लिख देंगे ध्रुव क्या है, तो दर्पण के, सुनिएगा जैसे कहने का मतलब मेरे भैया बताइए, यहाँ से एक डंटा पार है, ठीक, लाइन है, तो बताइए बीच में कुछ होगा, यहाँ पर बीच में बिंदु यहाँ होगा भैया, एक मिल बिंदु यहाँ होगा, तो बताइए यानी यह गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को देखिए, दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी पोल को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कुछ पोल, हिंदी में कुछ बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। पूछा ध्रुव क्या है, तो बोले गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक। और यहाँ पर अगर नोट्स आपको प्राप्त करना सेम टू सेम एकदम, आप नोट्स देखते हो बवाल दम है, देखते हो लग रहा है कि भैया अभी हम तो बवाल कर देंगे 2027 में, तो गर्दा उड़ा देंगे। अब देख लीजिएगा जो पढ़ा रहे हैं जस्ट, सब जो 26 में दीदी लोग एग्जाम देके करके भैया तो सब लगा लड़ा दिए, कहा ऐसा आपको फीलिंग होगा। खाली हमको सपोर्ट करिए मेरे दोस्त, हम आपको 100% अपने आप को देंगे, ठीक, समझाने का प्रयास करेंगे। सुनिए वक्ता केंद्र समझिए, ध्रुव दर्पण के माध्यम से क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब बताइए फोकस लिखे भैया, यहाँ फोकस हम समझ में ना गए, तो इसे तो फोकस सुना पड़ना, हाँ जी, समझाते हैं अपने को। ये फोकस है ना मेरे भाई, एफ से कुछ कहते हैं फोकस कहते हैं, एफ को कुछ बोलते हैं तो फोकस बोलते हैं, कुछ फोकस बोलते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। तब फोकस पूछेगा क्या है, फोकस क्या है, तो बोलिएगा ना फोकस किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण, सुनिएगा, जब प्रकाश किरण दो समांतर, पता थे इमेज बनता, फोकस कब बनता था? कि जब प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या था, काटता है, या वास्तव में मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, वास्तव में से मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा, उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। जब पढ़ाएंगे, जब हम दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे ना, तब समझ में आएगा, ए बराबर आर को सिद्ध करेंगे तब ही समझ में आएगा कि फोकस कहाँ से है। इस समझ लीजिए कि आर कुछ लिखल भैया, हाँ देखिए ध्रुव पर वक्ता त्रिज्या, ध्रुव पर सॉरी वक्ता केंद्र, ध्रुव और वक्ता केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से ये है ना, इसको कुछ बोलते हैं वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डिफिनेशन कुछ है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के डिस्टेंस यानी दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा बताइए वक्ता त्रिज्या पूछा, बताइए वक्ता त्रिज्या और फोकस में संबंध बताइए, तो कुछ कहता है वक्ता त्रिज्या और फोकस में संबंध बताइए। अच्छा बताइए ये फोकस और ये फोकस, क्या फोकस हो गया, दो फोकस तब मिलकर कुछ बना, आर बना, यानी आर किसी मिलकर बना भैया, यानी एक फोकस दो फोकस, यानी कह सकते हैं कि वक्ता त्रिज्या किसी आर बराबर कुछ होगा, यानी वक्ता त्रिज्या कुछ आर बराबर 2f होगा। और ये फोकस में संबंध पूछता, त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो कुछ होता फोकस यानी दो, त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो कुछ 2 यानी फोकस दुगुना होता है, त्रिज्या में संबंध पूछेगा तब फोकस दुगुना हो, जबकि फोकस में संबंध पूछ देगा तब फोकस कुछ वक्ता त्रिज्या कुछ ही होता है, ये गुना दूरी से तो आधा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। पूछेगा कि बताइए यानी फोकस और त्रिज्या में, यानी वक्ता त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में बोलेगा संबंध ज्ञात करें, ठीक। तो त्रिज्या कुछ होता है, त्रिज्या होता है फोकस का कुछ दुगुना होता है, समझिए फोकस कुछ होता है यानी त्रिज्या का दुगुना होता है, जबकि फोकस सिर्फ पूछेगा तो वक्ता त्रिज्या कुछ होता है, आधा हो गया। यहाँ पर देखिए फोकस का वक्ता त्रिज्या के आधा है, त्रिज्या के आधा है ना,
यहाँ तो कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया। यानी ये फरारा टू ये एकदम सेम टू सेम यहाँ पर जो सिद्ध करेंगे मेरे भाई, के नंबर क्या आता है एग्जाम में, 5 नंबर क्या आता है, ये हमको प्रूव करेंगे, खाली हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चलते रहिएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। ये तो समझ गए कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, और गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्ता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब बात है वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं भैया, तो ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये फोकस कहते हैं जब दो बिंदु कुछ होता है, जो किरण काटती है मिलती है वो आपस में मिलती है या मिलता है वो प्रतीत होती है, क्या बनता है, तो फोकस बनता है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम ना है दोस्त। अब ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, तो बोलिएगा कि ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ M1 M2 ये कुछ चीज सुनिएगा। अब बताइए यहाँ पर समय ना भैया कि हम यहाँ बता दे रहे खाली कि अवतल दर्पण है, कुछ है अवतल दर्पण है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा हम समझा दे रहे हैं ज्यादा दोस्त। आपको नोट्स करना ना, अगर मान लीजिए करो भैया लिख पा रहे हैं, नोट ना कहा लिखना कहा रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन लिख तो रहे हैं, देखिएगा मेन पॉइंट हम लिख रहे हैं। ठीक, मेन पॉइंट लिखकर समझा रहे हैं। और आपको पूरा लिखल चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, वहां से ज्वाइन कीजिए, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात इजी बात है, और वहां से आराम से डाउनलोड कर नोट्स प्राप्त लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है ना। अब देखिएगा, ये है अवतल दर्पण। अब भैया सबका दिए बरियरी की अवतल दर्पण समझाइए कैसे हो गया, सुनिएगा। गोलीय दर्पण होता है ना मेरे भाई, सुनिए यहीं से बांटते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं हम, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिए कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। सुनिएगा, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण है मेरे भाई, उत्तल दर्पण, और एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। यहाँ तक जैसे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कुछ दो, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। एगो होते हैं परवलय दर्पण, हम बताए थे भैया होते हैं, मगर 12th में पढ़ना है ना कि 10th में पढ़ना है। ठीक, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब भैया ये उत्तल दर्पण कैसे होता है, सुनिएगा। उससे उठा हुआ रहता, उससे कुछ उठा हुआ रहता, उसे उभरा, याद रखिए, उसे उठा या उभरा रहता, उससे कुछ उभरा उभरा। ठीक, ऐसे अब सुनिएगा, इसमें लॉजिक नहीं, उससे उत्तल दर्पण उससे उभरा रहता है, और जब बच गया कुछ एक दिन उभरा तो अच्छा बताइए कुछ है। अगर बताते बताइए ये क्या है, बताइए ये क्या है, अब बताइए भैया सीधा है, ऐसे करके अपने आप तो समझे कुछ हो गया, उल्टा हो गया। एक मतलब ये उभरा है तो कुछ धसा रहेगा ना, समझे बात को, ये उभरा है तो कुछ धसा रहेगा। तो समझ में कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कुछ होता है, उभरा होता है। तो प्रवर्तक सतह कुछ आ गया बीच में, देखिए ये प्रवर्तक सतह बीच में बोल रहे हैं, प्रवर्तक सतह, इसको तो समझा दीजिए कम से कम। हाँ जी, हम समझाते हैं। देखिए परिवर्तक सतह क्या अर्थ होता है मेरे भाई ना, कि जिससे प्रकाश टकराता है। सुनिएगा, अगर बताइए हम, देखिए एग्जाम्पल हम बताते हैं दोस्त। देखिए ये आईना है, ये मिरर है। देखिए आपको हम ये मिरर समझाते हैं, ये मिरर ले लेते हैं, और ये मिरर है। देखिए ये मिरर है, तो मिरर के बताइए कि हम लाइट क्या मारते हैं, बताइए लाइट जो रंगीन पार्ट पर मारते हैं ना यानी बताइए रंगीन पार्ट पर हम लाइट लाइट मारते हैं, नहीं मारते हैं भैया। और चेहरे को देखते क्या रंगीन पार्ट से देखते हैं, दिखाई पड़ेगा कभी नहीं। इस चलते बिना रंगा हुआ पार्ट से हम चेहरा देखते हैं, यानी बिना रंगा हुआ पार्ट में हम कैसे देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। तो समझ में आ गया, यानी कि जो प्रवर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश टकराता है। सुनिएगा, जिससे प्रकाश टकराता है, बताइए प्रकाश करने से टकराएगा, एने से आएगा कि एने से टकराएगा, बताइए। क्या समझे, चेहरा उल्टी देखिएगा आईना करके, सीधा करके देखेगा तो कहेगा भैया हम सीधा करके देखें, लेकिन मतलब सेम टू सेम प्रकाश को होता है, यानी प्रवर्तक सतह से टकराता है, यानी जिससे प्रकाश टकराता है, यानी ना कि उल्टा सतह से टकराता है। यानी जिससे प्रकाश टकराता है उसी क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। जिससे प्रकाश टकरा कर लौट जाए उसी प्रवर्तक सतह कहते हैं। जैसे बताइए प्रवर्तक सतह कुछ बताइए, जो पीछे वाला पार्ट होगा कि बाहर वाला पार्ट होगा, जो कलई किया रहता है वो प्रवर्तक सतह नहीं होता, नोट कर लीजिएगा दिमाग में, कि जो कलई किया रहेगा वो प्रवर्तक सतह नहीं होगा, जो कलई के अलावा रहेगा ऊपर प्रवर्तक सतह। यानी जब भी प्रकाश टकराएगा जाके कलई किया हुआ से नहीं, बल्कि कलई किया नहीं रहेगा जने से टकराएगा प्रकाश की। तो समझ में आ गया प्रवर्तक सतह। अब सुनिए, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिससे प्रवर्तक सतह कुछ होता है उभरा हुआ रहता है, यानी उभरा रहता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि प्रवर्तक सतह पता ही
अब चम्मच देखे कभी, चम्मच ऐसा चम्मच, देखिए हम चम्मच बनाते हैं, हो सके बनाने आएगा तो आएगा, न तो कोई दिक्कत भी। देखिए चम्मच है, समझिएगा ये चम्मच है। तो चम्मच की वाला पार्ट देख रहे हैं मेरे भाई, बताइएगा। इस चम्मच का पार्ट हम बता रहे हैं, इस चम्मच का पार्ट देखिए ऐसा रहता है, चम्मच रहता है। तो ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट कुछ ही होता है, ये उभरा टाइप के लग रहा है, और जबकि ये वाला पार्ट देखिए धंसा हुआ लग रहा है, धंसा रहा है। तो ये चम्मच के पार्ट ऊपर वाला देखिए, बाहर वाला देखिएगा तो उभरा रहता है, नीचे एने वाला देखिए कुछ धंसा रहता है। तो परिवर्तक सतह जिसका कुछ होता है, धंसा हुआ रहता है उसके उभरा रहेगा तो उत्तल दर्पण, उभरा रहेगा तो उत्तल दर्पण, और धंसा रहेगा तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी कहने का मतलब एने में धंसा रहे, ऐसे रहे भैया, ऐसे सेम टू सेम यही मिल रहा है। देखिए इधर इसे लंगा हुआ, इधर कुछ धंसा हुआ है, यानी कौन सा दर्पण हो गई, अवतल दर्पण हो गया। तो इसे उभरा रहेगा, ये कुछ रहेगा धंसा रहेगा, कुछ रहेगा धंसा रहेगा। दिमाग में रखते हैं। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका प्रवर्तक सतह उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कुछ होता है, धासा होता है। अच्छा आप डायग्राम हम पा रहे हैं 3-4 को, ठीक। यहाँ पर बताना है कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है, आप समझ लीजिएगा। ऐसा अगर बोल देंगे, सुनिएगा, अगर एने से रंगा रहेगा, अब बताइए प्रवर्तक सब कुछ, ये वाला पार्ट कुछ है जिससे प्रकाश किरण लौटे जगह से, देखिए धासा है। अगर यही चीज अगर ऐसे करके हम डायग्राम एने से बना देते हैं, अगर यही करते बताइए प्रवर्तक सब कुछ उभरा उठा हुआ है, उठा हुआ उभरा है, यानी उभरा है। तो उभरा तो कौन सा दर्पण बोलेगा, उत्तल दर्पण हो गया। फिर बताइए, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, बताइए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताइए कौन सा दर्पण है, ठीक। हम डायग्राम पा रहे हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा ये दर्पण है और कौन सा नहीं है, उत्तल है कि अवतल है, आपको बताना सिर्फ। कौन सा दर्पण है आपको बताना है भैया। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये सब दर्पण ऐसा छोटा छोटा बार रहे हैं। अच्छा बता, इसको नाम देते हैं, ये पहला और ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। अच्छा बताइए पहला कौन सा दर्पण है, पहला कौन सा दर्पण है, बताइए पहला कौन सा दर्पण है। बताइए, तो कहेंगे भाई धांसा है लग रहा है, प्रवर्तक सतह कोची है, धांसा है। तो धांसा वाला सिस्टम में कोची आता है, अवतल आता है। उससे उभरा, अब बच गया कोची, अवतल है, उससे उभरा, उससे उभरा मतलब उत्तल, कुछ बाकी अलावा कुछ हो गया धांसन। समझिए बात को। देखिए ये वाला पार्ट तो भैया धांसा रहेगा, धांसन में कौन सा आ गई, तो करेक्ट आ गई नहीं, अवतल, ये अवतल आ गया, अवतल दर्पण आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, या कौन सा अवतल दर्पण। अच्छा भैया इस वाला सेम टू सेम देखिए, तो ये वाला तो पार्ट वो सेम टू सेम ओरिजिनल लग रहा है, और ये वाला पार्ट धंसा हुआ लग रहा है। देखिए इधर से हमको, इधर से ना पकड़ना, पेंट कर देने से उन्हें नहीं पकड़ना। देखिए कि जैसे हम प्रकाश मार रहे हैं, इन्हें से हमारा धंसल पार्ट लग रहा है। धंसल में कौन सा आता है, तो अवतल दर्पण। कहने का मतलब ये भी कोची है, अवतले दर्पण है, ये भी कोची है, अवतल दर्पण है। जबकि तीसरा देखिए, तीसरा कोची है, देखिए ये प्रवाह जैसे से प्रकाश मार रहे हैं ना भैया ना, और इस देखिए कोची है, जैसे से प्रकाश मारे कोची, ये उठा लग रहा है, उठा हुआ लग रहा है, ऐसे ऐसा है, ऐसा ये वाला पार्ट है, ऐसा उठा लग रहा है। तो उठा मतलब कौन सा दर्पण होगी, अवतल, कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा। यो सेम टू सेम लगा, देखिए ऊपर वाला पार्ट उठा है, उठा मतलब कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी दोनों कौन सा दर्पण है मेरे भाई। अच्छा ये दोनों कौन सा, यानी 3 और 4 कौन सा दर्पण है, तो बोलेगा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। बताइए दर्पण में यहाँ तक कोई पहचानने में कोई दिक्कत ना है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन पूछ देंगे, उत्तल दर्पण का डिफिनेशन बताइए, उत्तल दर्पण उस दर्पण का उसे उभरा, उसे उभरा, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह कुछ रहता है, उभरा उसका कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण, तो बोलेगा अवतल दर्पण उस दर्पण का जिसका प्रवर्तक सतह कुछ होता है मेरे भाई, धासा होता है। अब जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहे हैं मेरे भाई, दिमाग में नोट कर लीजिए, देखिए बहुत काम देगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ तक क्लीन करते हैं, हमारा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर, ये तो समझ गया कुछ रहा था, ये उभरा रहेगा, ये कुछ रहेगा उभरा रहेगा, उभरा रहता है, ठीक। ये कुछ रहेगा धांसा रहेगा, कुछ रहेगा मेरा भाई, धांसा रहेगा। अब देखिएगा ये क्या रहेगा, अब सुनिएगा, उत्तल दर्पण को हम, सुनिएगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आपको हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे ना, अपसारी, अपसारी क्या कहते हैं, तो कोई दिक्कत ना हो यहाँ तक। अच्छा बताइए अपसारी बढ़ दे रही है, हम बोले अभी तो उत्तल दर्पण को हम कुछ कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक।
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक पॉइंट जरिए आपको बताना है, दिमाग में नोट करना। हम बता आप सारे किरणपुंज पढ़ाए थे, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। जैसे बाले बच्चे के झुंड को सब किरणपुंज कहते हैं। वैसे ना समझिए कि समझाने के लिए बोल रहे हैं, किरणपुंज यानी किरणों का समूह किरणपुंज कहते हैं। समझे बात को ना। आप सारे किरणपुंज किसे कहते हैं? बताए थे कि जब प्रकाश किरण कुछ होगा, जब प्रकाश एक बिंदु से कुछ होगा चारों तरफ फैलेगा। अभिसारी कुछ कहता है जब प्रकाश ने चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर कुछ कहता है मिल जाता है। लेकिन मतलब सेम टू सेम अपसारी में हो, एक बिंदु से चारों तरफ फैलेगा, अभिसारी में चारों तरफ से फैल एक बिंदु पर मिलेगा। यहाँ दिमाग बात क्या ना, अपसारी मतलब चारों तरफ एक बिंदु से चारों तरफ फैलेगा, अभिसारी मतलब चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलेगा। और समांतर के कुछ पढ़ा था, यानी जब प्रकाश एक दूसरे को समांतर चला जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी ना है। देखिए आप सारे समझिए कि उत्तल दर्पण को हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। सुनिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पर उत्तल दर्पण की होता है ना मेरे भाई, उत्तल दर्पण के फोकस कुछ होता है। उत्तल दर्पण के फोकस होता है, उत्तल दर्पण के फोकस फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकस बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। यानी फोकस कुछ होता है तो बोलिएगा धनात्मक होता है, कुछ होता है धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। जबकि अवतल दर्पण के फोकस होता है ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस फोकस कुछ होगा दोस्त, बोले भैया ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। इसका फोकस धनात्मक होगा, इसका फोकस ऋणात्मक होगा। ये सब कैसे पता करेंगे? ये खाली आपको दिमाग अभी सेट कर लीजिए कि इसका ये उत्तल दर्पण उभरा रहता है, अवतल दर्पण धंसा रहता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को कुछ उत्तल दर्पण के फोकस कुछ होता है धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण फोकस कुछ होता है ऋणात्मक। दिमाग में नोट कर लीजिए। एक बाद हम चीन परिपाटी पढ़ाएंगे ना, वहां तक पूरा एक क्लियर कर देंगे। यहाँ पर भी सवाल बनता ना है इसने का। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन भी हम लिखवाएंगे, ठीक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो उत्तल दर्पण के हम डिफिनेशन बोल दे रहे हैं नहीं है, बल्कि हम लिख देंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल उत्तल दर्पण दर्पण क्या है, यह हमारा क्वेश्चन हो गया। इसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट और दो पार्ट में। गोले दर्पण दो प्रकार का हुआ ना, तो पहला पार्ट है उत्तल दर्पण क्या था, बोले को वैसा दर्पण लिखिएगा। गोले दर्पण उस दर्पण से प्रवता सतह किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। बताया हम, जो बड़े खोखले गोला का भाग होता है जिससे किसी सतह का कुछ एक कलय किया जाता है, जिससे कुछ प्रकाश के कुछ नियमित परिवर्तन उसे गोले दर्पण कहते हैं। जबकि गोले दर्पण के तीन प्रकार के, दो उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण होते हैं, ठीक। तो उत्तल दर्पण बताएं किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण लिखिएगा कि वैसा दर्पण वैसा दर्पण 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 जिसका जिसका परावर्तक परावर्तक सतह सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, उसे उसे उत्तल दर्पण उसे दर्पण उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिससे प्रवृत्ता सतह उभरा हुआ रहता है उसका कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे में आप डायग्राम ऐसे पार लीजिएगा मेरे दोस्त, जिससे हम डायग्राम पार दे रहे हैं, कैसा रहेगा देखिए। ऐसा डायग्राम है, प्रवृत्ता सतह कुछ बोला उभरा हुआ रहता है, लेकिन मतलब डायग्राम पीछे ऐसे होगा। ये वाला कोलाई कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। ये कुछ हो गया हमारा, मान लीजिए M1 आई M2 कुछ हो गया। M1 M2 कुछ ही है, कौन सा दर्पण है, तो बोलेगा कुछ है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सवाल बोला ना, उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। आपको समझाते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये क्लीन कर दें दोस्त, क्लीन कर दे रहे हैं, साथ साथ लिखते चलिएगा। देखिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, सवाल आता है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को दर्पण को अपसारी अपसारी दर्पण दर्पण क्यों
क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर कुछ होगा पता ही। अपसारी का अर्थ कुछ होता है कि जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ कुछ होता है, फैल जाता है, यही ना। लिखेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसीलिए कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ करता है समांतर, जब आते यानी आते समांतर प्रकाश की किरणों को यानी चारों तरफ कुछ कर देता है, फैला देता है। देखिएगा समझाते हैं डायग्राम में। देखिए उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण नाम देते M1 आई कुछ है, M2 M1 M2 कुछ है, एक उत्तल दर्पण है। यहाँ से कुछ खींचे, ये ध्रुव है, ध्रुव मतलब पोल हो गया ये। ठीक, अच्छा पता है इसका भी तो फोकस होगा कण, ये भी तो फोकस कण होगा। ठीक, इसका फोकस तो होगा ना दोस्त। तो मान लीजिए फोकस यहाँ है, ये फोकस का चीज यहाँ है और यहाँ भी फोकस होगा। ठीक, तो बोल बोल ये उत्तल दर्पण कुछ कहता है कि आती यहाँ से प्रकाश किरण आएगा ना, सुनिएगा कि जब आ रहा है प्रकाश किरण होगा तो कुछ करेगा, ये प्रकाश किरण हमको मार इधर से मारे ना, तो बल्कि इधर से ना करके ये लौटा देता, कैसे लौटा देगा, यहाँ से ऐसे लौटा देगा। और देखिए आती समांतर किरणों कुछ कर देगा दोस्त, ऐसे लौटा देगा यहाँ से, जबकि मिलाना चाहिए कहाँ, ये फोकस पर, जबकि कुछ करता है लौटा देता है। आती समांतर प्रकाश किरणों कुछ करता है, एक बिंदु से चारों तरफ कुछ करता है, फैला देता है। तब ऐसा इस सिचुएशन में हम ऐसा केस में इसको ऐसे डॉटिंग करके हम मिलाते हैं कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है, कल्पना करते हैं कि प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है, कल्पना करते हैं। तो यहाँ जो कुछ बना कल्पना करे ना, ये फोकस यहाँ कुछ बना, कल्पना बना। तो पूछे उत्तल दर्पण को हम, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो बोले उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि आती समांतर प्रकाश किरणों कुछ कहते हैं, एक बिंदु से चारों तरफ कुछ करता है, फैला देता है, फैला दे रहा है। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आ रहा है, ये प्रकाश किरण कुछ कर रहा है, आ रहा है, इस सिचुएशन में प्रकाश किरण आ रहा है और कुछ कर रहा है, यहाँ से कुछ फैल जा रहा है, देखिए दूर भाग रहा है, जबकि जाने से कुछ इसको वापस से मिलना चाहिए, बल्कि मिला नहीं, चारों तरफ फैल गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, बोलेगा कि उत्तल दर्पण लिखेंगे कि उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, दर्पण को अपसारी, अपसारी दर्पण, दर्पण इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते कहते हैं क्योंकि, क्योंकि आती प्रकाश की किरणों को, आती समांतर प्रकाश किरणों को, आती आती प्रकाश के किरणों को, आती समांतर प्रकाश किरणों को, आती समांतर, समांतर प्रकाश के, प्रकाश के किरण को, किरण को प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद, के बाद चारों तरफ, चारों तरफ, तरफ फैला देती है, फैला देती है। इसी कारण उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। इसी कारण, इसी कारण उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी दर्पण, दर्पण कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना मेरे भाई, यहाँ तक पढ़े। ठीक, कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, पूछा कि गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण पता है दो पर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कुछ था, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण से पड़ता सदा किसी खोले को लगा, उत्तल दर्पण से पड़ता सब कुछ था, उभरा रहता है। बता दी बताए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो बोले उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि आती समांतर प्रकाश किरण कुछ कहते हैं, एक बिंदु से चारों तरफ फैला देता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना। तो अगले हम जिस वीडियो में पढ़ेंगे मेरा भाई, पार्ट 7 पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण पढ़ेंगे, तो अवतल दर्पण के अपसारी दर्पण क्यों, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर लेगा। और आप लोग के लिए एक मिशन हम दे रहे हैं कि हमको कम से कम मेरा भाई सपोर्ट करके 150 सब्सक्राइबर पूरा कब करेगा। आपको मैं 10 दिन के टाइम देता हूँ मेरे दोस्त, हम कंटेंट में कमी 1% न करेंगे, खाली आप हमको सपोर्ट करिएगा, हम आपको 100% फुल सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं भाई, जय हिंद।